नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम रिवाइज करने वाले हैं ऐसे 520 जिसका नाम है एनालिटिकल प्रोसीजर। तो यार जो आपका चैप्टर 4 है ऑडिट एविडेंस, उसमें जो ऐसे 520 और 530 है उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस लेक्चर में अपन 520 रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट में अपन रिवाइज करेंगे ऐसे 530। ठीक है, ओके सर। तो स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर की। तो सुनिएगा, इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन through analysis of plausible relationship, logical relationship among both financial and non financial data। फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा को मिलाकर आपको क्या स्टडी करना है, क्या स्टडी करना है या क्या इवेल्युएट करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। ध्यान दो, इवेल्युएट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही करना है। वो अलग बात है कि उसको इवेल्युएट करने के लिए हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों की हेल्प लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको सैलरी चेक करना है तो नंबर ऑफ जो स्टाफ है वो इनटू एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी आपका क्या हो गया, फाइनेंशियल डेटा। नंबर ऑफ स्टाफ या वर्कर्स या जो भी है स्टाफ मेंबर्स, वो नॉन फाइनेंशियल डेटा हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सैलरी निकल आएगा। तो वो एक फाइनेंशियल डेटा है जो इवेल्युएट हो जाएगा, है ना। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन। अगर आपको कोई फ्लक्चुएशन दिखाई देता है कि सपोज ऐसा कोई फ्लक्चुएशन दिखाई देता है जैसे कि हर साल कोई अमाउंट 10% से बढ़ना चाहिए, लाइक सेल्स या कुछ भी, और वो उसकी जगह किसी और परसेंटेज से बढ़ता है, 10 की जगह 15 से बढ़ता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक फ्लक्चुएशन है। तो उसको स्टडी करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना भी एनालिटिकल प्रोसीजर का ही पार्ट माना जाता है। और क्या है सर, कोई रिलेशनशिप जो कि इनकंसिस्टेंट दिख रहा हो विद अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। आपको कोई ऐसा दिख रहा है कि जैसे सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल में 80% का रिलेशन है, कि सेल्स अगर 100 होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल 80 होगा। अब मान लो कभी ऐसा हो जाए कि सेल्स 100 की जगह 200 हो गया, तो भाई कॉस्ट ऑफ सेल लगभग 160 होना चाहिए था, पर पता चला 120 ही हो पाया। तो ये तो रिलेशनशिप गड़बड़ हो रहा है यार, वो परसेंटेज ही पूरा बदल गया। तो अगर ऐसा कुछ इनकन्सिस्टेंसी आती है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना भी क्या कहलाता है, एनालिटिकल प्रोसीजर कहलाता है। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने सोचा कि कोई अमाउंट इतना होना चाहिए आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, मान लो 10 लाख होना चाहिए, और मान लो इन लोगों ने रिकॉर्ड्स में दिखाया है 15 लाख, तो वो डिफरेंस आया जो 5 लाख का, वो डिफरेंस को इन्वेस्टिगेट करना भी क्या कहलाता है, एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, ओके। अब एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो कंपैरिजन, दूसरा रिलेशनशिप। एक तो कंपैरिजन और दूसरा रिलेशनशिप। ठीक है, कंपैरिजन हम प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन से कर सकते हैं, एंटीसिपेटेड डेटा से कर सकते हैं, बजटेड डेटा से कर सकते हैं, सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन। जिस कंपनी में आप ऑडिट कर रहे हो उसी कंपनी जैसा कोई और कंपनी है, उसकी इंफॉर्मेशन से आप कंपेयर करके अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, रिलेशनशिप किस में होता है, अमंग एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल फाइनेंशियल में रिलेशन हो सकता है, सेल्स का कॉस्ट ऑफ सेल्स से रिलेशन, सेल्स का जीपी से रिलेशन। ठीक है, और फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल की हेल्प से भी आप कर सकते हो, जैसे नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स बढ़ेंगे तो सैलरी का खर्चा भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बढ़ेंगे तो सेल्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। ओके, तो ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे, टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। तो भाई एनालिटिकल प्रोसीजर कहाँ यूज होते हैं, सब जगह, एट ऑल स्टेजेस। प्लानिंग स्टेज पे भी होता है यूज, टेस्टिंग स्टेज पर भी और कंप्लीशन स्टेज पर भी। ठीक है, प्लानिंग स्टेज पे क्या होता है सर, ऑडिटर को हेल्प मिलती है क्या करने में, क्लाइंट के बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में। एनालिटिकल प्रोसीजर क्लाइंट के बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, प्लस आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ पोटेंशियल रिस्क, ये बताने में मदद करता है कि कौन से एरियाज में रिस्क है। ठीक है, by indicating development and entities business which he was previously unaware। ठीक है, this information will assist auditor in deciding what nature time extent of other audit procedure। सर ये क्या हुआ, देखो सिंपल शब्दों में ये है यार कि मान लो आप अभी प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, आप प्लानिंग स्टेज पर खड़े हो, मतलब अभी आपको ऑडिट का प्लान बनाना है, अभी स्टार्ट नहीं करा आपने ऑडिट। तो आप बताओ, मान लो आपने देखा कि पिछले साल इनकी सेल्स जो है वो 100 करोड़ थी, और इस बार सडनली हो जाती है 150 करोड़, कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया, ये तो 50% चेंज हो गया, बोलो। या ऐसे और भी कई आइटम है जिनमें अनाप शनाप चेंजेस दिख रहे हैं। नॉर्मली जिस परसेंटेज चेंज होते थे ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा परसेंटेज से चेंज आपको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, आपको पता चल जाएगा कि यार जिन जिन एरियाज में ये उल्टी पुल्टी चेंज दिख रहे हैं, एबनॉर्मल चेंजेस दिख रहे हैं, ये रिस्की एरिया है।
तो आप उस हिसाब से प्लान कर पाओगे कि यार ये रिस्की एरिया है तो इस पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। तो समझ में आया आपको एरियाज ऑफ पोटेंशियल रिस्क कैसे पता चलेंगे, ठीक है, नए डेवलपमेंट कैसे पता चलेंगे, और इससे आप क्या कर पाओगे, नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड कर पाओगे। और आप अगर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को लास्ट ईयर से कंपेयर करते हो तो आपको और भी नई नई जानकारी मिल जाती हैं, जैसे कि क्लाइंट के बिजनेस को समझने में हो सकता है कि पिछले साल जो सेगमेंट क्लाइंट के थे उससे 4 सेगमेंट और इस साल एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ पाओगे कि अच्छा क्लाइंट अपनी ग्रोइंग स्टेज में है, पहले वो केवल 4 सेगमेंट में डील करता था, अब 4 और नए चालू करे हैं उसने। तो ऐसी सब बात है ना। ओके, तो ये हो गया प्लानिंग स्टेज में आपको रिस्क एरिया पता चलेंगे, आप क्लाइंट के बिजनेस को समझ पाएंगे, आप नए क्या क्या डेवलपमेंट हुए उनको समझ पाएंगे, और इस हिसाब से आप आगे की नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड कर पाएंगे। ओके, फिर टेस्टिंग स्टेज में क्या है सर, वो अपन पढ़ेंगे। पहले कंप्लीशन स्टेज जान लेते हैं क्योंकि ये 1 मिनट का काम है। क्या है सर, कंप्लीशन स्टेज में क्या होता है, द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर are intended to corroborate conclusions framed during the audit of individual components of financial statement। आपने पूरा ऑडिट कर लिया और कोई चीज को डिटेल में चेक कर लिया है, ठीक है, अब आपको एक मोटा मोटी रफ आइडिया चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा दो। एनालिटिकल प्रोसीजर में मान लो आपने कंपैरिजन करा, तो आपने देखा, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो लास्ट ईयर की सेल्स थी 100 करोड़, या ऐसा मान लेते हैं अपन, ठीक है 100 करोड़ थी, और कॉस्ट ऑफ सेल थी मान लो 80 करोड़। डन। अब इस साल की सेल्स थी 150 करोड़ या 200 करोड़ मान लेते हैं, 200 करोड़, ठीक है, तो इस हिसाब से कॉस्ट ऑफ सेल अपन मोटा मोटी मान लेते हैं 160 करोड़, इतनी होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने दिखाई है 190 करोड़, ठीक है, 190 करोड़ की इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल दिखाई, जबकि होनी चाहिए थी मोटा मोटी 150-60 करोड़। तो अब जिसने भी मान लो अपने असिस्टेंट जो है उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल को चेक करा, उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल को चेक करा और उन्होंने बोला कि सब कुछ सही है, पूरा 190 करोड़ का हमको बिल वाउचर जो भी चाहिए था सब मिल गया है, ठीक है। अब जब मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया तो मैंने क्या करा, मैंने देखा कि यार सेल्स का लगभग 80% होता है कॉस्ट ऑफ सेल, तो 200 करोड़ का 80% कितना होना चाहिए था, 160 करोड़ के आसपास, ये तो 190 करोड़ है। ओ, पता चल गया कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन्स अगर आपको निकालना एंड में, तो उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर मदद करता है। मान लो आपके हिसाब से कितना आना था, 100 पे 80 करोड़, तो 200 पे 160 करोड़ आना था मान लो, और सही में भी 160, 165 या 155 करोड़ ऐसा कुछ दिखाया होता है इनने, तो कहीं ना कहीं आप करोबरेट कर पाए कि जो आपने डिटेल में चेकिंग करी है उसको एक सपोर्ट मिल गया कि यार टेस्ट ऑफ डिटेल में या डिटेल में चेक करने पर सब कुछ सही मिला, और अपने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने से भी लगभग उतना ही हो रहा है, 160 165 ऐसे ही कुछ आ रहा है, तो मतलब सही हो गया। अपनी जो टेस्ट ऑफ डिटेल है, जो डिटेल चेकिंग है, उसको सपोर्ट मिल गया एनालिटिकल प्रोसीजर का, तो अब आप कंक्लूड कर पाओगे बेहतरीन तरीके से और बढ़िया ओपिनियन दे पाओगे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, कितना मस्त लिखा है, दिस असिस्ट द ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन्स ऑन विच टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन, ठीक है। ओके, फिर है क्या, टेस्टिंग स्टेज में सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर के रूप में तो यूज करते ही हैं। टेस्टिंग स्टेज में तो क्या है यार, ऑडिट चालू हो गया है, तो फिर तो हर चीज को चेक करने के लिए आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा ही सकते हो। इसका लास्ट ईयर से कंपैरिजन, सिमिलर एंट्री से कंपैरिजन, दुनिया भर के रिलेशनशिप को स्टडी करना, ये सब इसमें आ जाएगा, है ना। इस पर तो पूरा स्टैंडर्ड ही है, इसलिए इसमें कुछ छोटा नहीं लिखा है। एग्जाम में कैसे आ सकता है, या तो प्लानिंग स्टेज पे पूछेगा या कंप्लीशन पे पूछेगा, इसमें तो पूरा ऐसे ही है ना। और ये पूरा क्वेश्चन ही बी कैटेगरी है मेरे हिसाब से, तो मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूँ इसको, है ना, ठीक है। फिर क्या है सर, फिर क्या है सर, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा, पहले इसके पहले एक डायग्राम दिखा देता हूँ। वैसे अपन ने कई बार देखा है कि जो आपकी ऑडिट प्रोसीजर होती है उसके 2 टाइप होते हैं, रैप और फैप, ठीक है। फैप के अंदर क्या आता है, कंप्लायंस प्रोसीजर, जिसे आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। फिर आता है सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में एक तो टेस्ट ऑफ डिटेल होता है, दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर को इस वाली स्टेज पर यूज करते हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एक तरीके से सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। वैसे तो एनालिटिकल प्रोसीजर यहां भी यूज हो रहा है, रैप में भी यूज हो रहा है, हर जगह यूज हो रहा है। एनालिटिकल प्रोसीजर तो किसी और स्टेज पे भी यूज हो सकता है। तो मान लो स्टार्टिंग में आपने एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करा तो उसका नाम एनालिटिकल प्रोसीजर ही है,
लेकिन चूंकि वो टेस्टिंग स्टेज में यूज हो रहा है, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर मतलब टेस्टिंग स्टेज, आप बुक्स ऑफ अकाउंट ही चेक कर रहे हो, तो उसको आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर बोल सकते हो, इसलिए ये नाम ऐसा दिखता है। ठीक है ना, ओके। अब सर इन दोनों में से कौन सा लगाना है, देखो क्या लिखा है, ऑडिटर में यूज टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर और बोथ, जो आपको लगाना आप देख लो। डिसीजन डिपेंड करता है ऑडिटर के जजमेंट पर। फिर कोई भी प्रोसीजर लगा, वॉट एवर मे बी द प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी जो ऑडिट रिस्क है वो कम से कम रहे। ठीक है, ऑडिटर में इंक्वायर मैनेजमेंट एज टू अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन नीडेड टू अप्लाई सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। बस इतना है कि अगर आपको एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है तो एक बार मैनेजमेंट से पूछ लो कि डेटा है क्या, रिलायबल रेलिवेंट डेटा है क्या, जिससे हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा पाएंगे। ठीक है, अब इस पूरे ऐसे में मैं एनालिटिकल प्रोसीजर को एपी बोलूंगा शॉर्ट में, है ना, चलेगा ना, ओके। तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हुई, एग्जाम के लिए नहीं है ये, बस जनरल आइडिया है ना। फिर अपन पढ़ रहे थे फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल अप्लाइंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। जब आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हो तो कौन से फैक्टर ध्यान में रखना है, 7 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं, 7। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। सबसे पहले तो यार डेटा अवेलेबल होना चाहिए ना, रेलिवेंट और रिलायबल, नहीं तो कहा किस चीज से आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओगे, है ना, किस चीज से आप एपी लगाओगे, एपी लगाने के लिए तो डेटा चाहिए ना, ऐसा। ठीक है, दूसरा क्या है, सोर्स। देखो यार रूटीन नेचर का जो डेटा होता है, जो रूटीन नेचर का डेटा होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है, उस पर आप एपी लगा सकते हो। लेकिन जो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है वो लेस प्रेडिक्टेबल होते हैं, जैसे कि कोई चीज मैनेजमेंट के जजमेंट से डिसाइड होना, या कोई भी डेटा आप देख लो जो लेस प्रेडिक्टेबल है, जैसे कि R&D का खर्चा, कोई भी डेटा हो तो, या मान लो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये रोज थोड़ी होता है, तो ये नॉन रूटीन का ट्रांजेक्शन हो गया। तो ध्यान रखिए जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि यार हमें पता होना चाहिए कि रूटीन ट्रांजेक्शन पर तो लग जाएगा एपी, पर नॉन रूटीन पर नहीं लग पाता है ना। फिर तीसरा है डिसएग्रीगेशन। डिसएग्रीगेशन नहीं, डिसएग्रीगेशन मतलब डेटा का जितना ज़्यादा ब्रेकअप अवेलेबल होगा उतना अच्छे से हम एपी लगा पाएंगे, और जितना कम ब्रेकअप अवेलेबल होगा उतना कम एपी लगा पाएंगे। जैसे आपको किसी होटल का रेवेन्यू चेक करना है तो आप देखो कि आपको क्या क्या, अगर केवल आपको इतना पता है नंबर ऑफ रूम और एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेंट पर रूम, तो आप इससे उतना अच्छे से आप एपी नहीं लगा पाओगे। पर अगर आपको सब कुछ पता हो, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, कितने टाइप की रूम है, मतलब कितने सिंगल वाली रूम है, कितने डबल वाले हैं, कितने ट्रिपल वाले हैं, क्या ऑक्यूपेंसी रेट है, सीजन कौन से कितने महीने का होता है, नॉन सीजन कितने महीने का होता है, अगर आपको इतना डिटेल में पता है तो आप बहुत अच्छे से एपी लगा पाओगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा डेटा का डिसएग्रीगेशन, जितना ज्यादा ब्रेकअप अवेलेबल होगा उतने बढ़िया तरीके से आप एपी लगा पाओगे। प्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है, अगर डेटा प्रेडिक्टेबल होगा, अगर डेटा के बीच के रिलेशनशिप प्रेडिक्टेबल होंगे तो एपी अच्छे से लग पाएगा, अदरवाइज नहीं लग पाएगा। जैसे सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल, ये रिलेशनशिप क्या है, प्रेडिक्टेबल है, तो एपी बहुत अच्छे से लग जाएगा। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और R&D का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं, तो इसमें आपका एपी नहीं लग पाएगा अच्छे से। ठीक है, फिर क्या है, अकाउंट टाइप। यार हर एक अकाउंट टाइप पे एपी सेम रिजल्ट नहीं देता है। जैसे अगर आपके इनकम स्टेटमेंट वाले आइटम है, चूंकि ये फॉर द ईयर होते हैं तो इनके केस में बहुत अच्छे से लग जाता है एपी। लेकिन जो आपके बैलेंस शीट के आइटम होते हैं वो तो एक एक डेट के होते हैं, एज ऑन होते हैं, तो उसमें एपी उतना यूजफुल नहीं होता है क्योंकि वो एक दिन के हैं, तो उसको प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन है। पर पूरे साल में क्या हुआ और ऐसे अगले पूरे साल में क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना आसान है। पर एक दिन के डेटा को आज क्या हुआ और अगले साल इसी दिन क्या होगा ये तो बहुत कठिन है बताना, है ना, ऐसा। तो आप ऐसे समझ लो कि बैलेंस शीट के आइटम के लिए कम यूजफुल होता है ये, और इनकम स्टेटमेंट के आइटम के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, फिर नेचर ऑफ अजर्सन में क्या है, देखो हर एक अजर्सन आप एपी से चेक नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको जानना है वैल्यूएशन चेक करना है या कंप्लीशन जानना है, वो तो बहुत अच्छी बात है, वैल्यूएशन में अमाउंट चेक करना है तो उसमें तो एपी मस्त लग जाएगा, मोर इफेक्टिव होगा। पर अगर आपको राइट एंड ऑब्लिगेशन चेक करना है, आपको जानना है ये बिल्डिंग क्लाइंट की है कि नहीं, तो ये एपी से थोड़ी हो सकता है यार, इसके लिए तो उसकी पेपर रजिस्ट्री पेपर देखना पड़ेगा ना, टाइटल डीड्स वगैरह, तो इसके लिए लेस इफेक्टिव हो जाता है। तो कुछ अजर्सन के लिए मोर इफेक्टिव, कुछ अजर्सन के लिए लेस इफेक्टिव। इनहेरेंट रिस्क, ठीक है, अगर कहीं रिस्क ज़्यादा होगी, अगर किसी एरिया में रिस्क ज़्यादा होगी तो वहाँ टेस्ट ऑफ डिटेल लगाएंगे ना, एपी लगाएंगे ही नहीं ना। और अगर रिस्क कम होगी तो एपी लगा देंगे। बोलो यारो सर ये सातों फैक्टर याद कैसे रहेंगे, देखो ये रहा छोटा सा डायग्राम जिससे याद रहेंगे। क्या लिखा है सर,
सुनना, लॉजिकल सीक्वेंस में ही याद कराऊंगा। मान लीजिए सबसे पहले तो अपन ये सोचेंगे कि इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा है या कम है, रिस्क ज़्यादा है कि कम है। अगर किसी आइटम को मैं चेक करने वाला हूँ और उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो पहली बात तो मैं एपी नहीं लगाऊंगा, टेस्ट ऑफ डिटेल लगाऊंगा। और अगर रिस्क कम होगी तो मैं एपी लगाऊंगा, ठीक है। अब मान लो मुझे रिस्क कम लगी, मतलब ठीक है एपी लगा सकते हैं। मैं कोई आइटम चेक करने वाला था, मुझे उसमें रिस्क कम लगी, ठीक है। मान लो उसमें मुझे रिस्क क्या लगी, कम लगी, तो मैंने सोचा चलो एपी लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या होगा, क्या डेटा अवेलेबल है, क्या रेलिवेंट और रिलायबल डेटा अवेलेबल है। अगर होगा तो ठीक है एपी लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर चलो डेटा तो है, लेकिन उसमें ये 3 गुण हैं, क्या कौन कौन से, क्या वो डेटा का डिसएग्रीगेशन, उसका ब्रेकअप अवेलेबल है, बहुत सारे एलिमेंट अवेलेबल हैं उसके। फिर क्या वो डेटा प्रेडिक्टेबल है, क्या वो रूटीन नेचर का डेटा है, रूटीन नेचर के ट्रांजेक्शन है। अगर डेटा में ये तीनों गुण हैं तो एपी लगा सकते, नहीं तो नहीं लगा सकते, है ना। तो डीपीएस, डीपीएस। फिर चलो डेटा भी है, अच्छा डेटा भी है, उसके अंदर तीनों गुण भी हैं, लेकिन तब भी क्या हर अकाउंट टाइप के लिए एपी सेम सूटेबल है, नहीं सर। बैलेंस शीट के आइटम के लिए कम सूटेबल है, पी एंड एल के आइटम के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि वो फॉर द ईयर के लिए होते हैं। नेचर ऑफ अजर्सन, डेटा में कितने भी गुण क्यों ना हो, लेकिन हर एक अजर्सन के लिए थोड़ी वो सूटेबल होगा। कंप्लीटनेस वैल्यूशन के लिए तो चेक कर पाओगे, लेकिन राइट एंड ऑब्लिगेशन को थोड़ी चेक कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो ऐसे आप याद भी रख सकते हो। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टेक्निक्स अवेलेबल एज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल है, स्टार टेक्निक्स, STRR, या कुछ भी जैसा भी आपको ठीक लगे, ये स्टार बोलना थोड़ा इजी सा लग रहा है, ठीक है। क्या लिखा है भाई, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, इसका मतलब क्या होता है भाई, 4 टेक्निक है। पहली क्या है, ट्रेंड एनालिसिस। इसमें क्या है, एनालाइजिंग अकाउंट फ्लक्चुएशन बाय कंपेयरिंग करंट ईयर टू प्रायर ईयर और ईयर्स, ठीक है। तो ट्रेंड एनालिसिस में आपको पिछले सालों के डेटा से एक ट्रेंड सेट कर लेना है और अंदाजा लगाना है कि इस साल क्या होगा, ठीक है। जैसे क्या लिखा है, द ऑडिटर में कंपेयर द सैलरी पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर अंडर ऑडिट विद द सैलरी पेड बाय द कंपनी फॉर सेवरल अर्लियर ईयर्स। भाई आज से 4 साल पहले 1 करोड़, फिर 1 करोड़ 10 लाख, फिर 1 करोड़ 21 लाख, ऐसे कर करके, समझ रहे हो, तो एक ट्रेंड मिल जाएगा अपन को, उससे अपन अंदाजा लगा लें कि इस साल क्या होगा, ठीक है। तो ट्रेंड में स्पेशल क्या है, आप इस साल के डेटा को पिछले सालों के डेटा से कंपेयर करते हैं। अगला आता है आपका रेशियो एनालिसिस, नहीं पहले मैं बताऊंगा रीजनेबल टेस्ट। क्यों सर, देखो इसमें क्या लिखा है, अनलाइक ट्रेंड एनालिसिस, ये ट्रेंड एनालिसिस जैसा नहीं होता। तो क्या होता है सर इसमें, दिस एनालिटिकल प्रोसीजर डज नॉट रिलाई ऑन इवेंट ऑफ प्रायर पीरियड। रीजनेबल टेस्ट क्या कहती है, ये वाली टेक्निक कहती है कि पिछले सालों के डेटा से हमें मतलब नहीं है, पिछले सालों के डेटा से हम कंपेयर नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, नॉन फाइनेंशियल डेटा फॉर द ऑडिट पीरियड, हम नॉन फाइनेंशियल डेटा से अंदाजा लगाएंगे रीजनेबलनेस का। जैसे मुझे इस साल की सैलरी चेक करना है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं पुराने सालों से अंदाजा लगाऊं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये ट्रेंड एनालिसिस है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है रीजनेबल टेस्ट में। रीजनेबल टेस्ट में क्या करना है, नंबर ऑफ स्टाफ कितने हैं इनटू उनकी एवरेज सैलरी क्या है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदाजा लग जाएगा। तो नॉन फाइनेंशियल की डेटा की मदद से अगर आप चीजों को प्रेडिक्ट कर रहे हो तो वो रीजनेबल टेस्ट है, और अगर आप पिछले सालों से कंपेयर कर रहे हो तो वो ट्रेंड एनालिसिस है, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ये कभी एग्जाम्पल हो सकता है वो इनको यूज कर ले या पूछ ले। जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस का अंदाजा आप उन बोरोविंग से लगा सकते हो जो कंपनी ने ले रखी हैं, इंटरेस्ट बियरिंग ऑब्लिगेशंस। रॉ मटेरियल कंजम्पशन का अंदाजा आप प्रोडक्शन से लगा सकते हो, कितनी यूनिट बनी उस हिसाब से कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए। वेजेस और स्क्रैप का परसेंटेज अगेंस्ट प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ तो उसके अगेंस्ट कितना स्क्रैप होना चाहिए था। WIP ऑन इशूड मटेरियल एंड सेल्स, सेल्स और सेल्स से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि WIP कितना होना चाहिए, ठीक है। सेल्स डिस्काउंट एंड कमीशन अगेंस्ट सेल्स वॉल्यूम, जितना सेल्स वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा सेल्स डिस्काउंट और कमीशन होंगे। रेंटल रेवेन्यू बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी ऑफ प्रीमाइसेस, जितना ज़्यादा ऑक्यूपेंसी होगा उतना ज़्यादा रेंटल रेवेन्यू होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, हो सकता है यारो रीजनेबल टेस्ट पर सेपरेट क्वेश्चन बन जाए, है ना। चलो तो कितनी टेक्निक थी, 4, STRR। ट्रेंड एनालिसिस उसमें से हो गया है, रीजनेबल टेस्ट हो गया। अब क्या है, रेशियो एनालिसिस। इसमें क्या है, इनका ये कहना है कि पहली बात तो रेशियो एनालिसिस हर टाइप के आइटम पे लग जाएगी,
P&L या इनकम स्टेटमेंट के आइटम में भी लग जाएगी और बैलेंस शीट के आइटम में भी रेशियो एनालिसिस बढ़िया मस्त लग जाता है। ठीक है सर। तो इट इज यूजफुल फॉर एनालाइजिंग असेट लायबिलिटी एज वेल एज रेवेन्यू और एक्सपेंस। इसको समझाया कैसे, बोले इंडिविजुअल बैलेंस शीट आइटम को प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है। एक आइटम को अकेले इस साल इतना था, अगले साल कितना होगा, इस साल करंट असेट 10 लाख नहीं, पिछले साल 10 करोड़ थी तो इस बार कितनी होगी, ऐसा प्रेडिक्ट करना कठिन है। लेकिन अगर आप उसको उसके रिलेशनशिप को अगर आप उसको दूसरे अकाउंट से रिलेट कर दो और फिर अंदाजा लगाओ तो ये आसान बन जाएगा, मोर प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। जैसे पिछले साल डेटर 10 लाख थे तो इस साल कितने होंगे, ये बताना थोड़ा कठिन है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पिछले साल 1 करोड़ की सेल्स में 10 लाख के डेटर थे और इस साल 2 करोड़ की सेल्स है तो बताओ कितने डेटर होंगे, ये अंदाजा लगाना थोड़ा आसान है। सही है ना। या कोई भी ऐसा डेटा अकेले प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है, उसको रिलेट कर दो किसी दूसरे आइटम से जोड़ दो तो फिर इजी हो जाता है। जैसे पिछले साल कॉस्ट ऑफ सेल 10 लाख थी, बताओ इस साल कितनी होगी, ऐसा कैसे बता देंगे। पर पिछली बार सेल्स का 80% कॉस्ट ऑफ सेल थी तो इस बार सेल्स का कितना होगा, अंदाजा आराम से लग जाएगा। ठीक है। लास्ट क्या है भाई, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। अब मॉडलिंग टूल कंस्ट्रक्ट, अच्छा सिंपल है यार, अगर आप पिछले साल के डेटा से इस साल का डेटा प्रेडिक्ट करना चाहते हो, अगर आप पिछले सालों के डेटा से इस साल का डेटा प्रेडिक्ट करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, तो उस टेक्निक को नाम दिया जाता है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। अगर आप पिछले सालों के डेटा से इस साल के डेटा को प्रेडिक्ट करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स तो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। तो STRR, S फॉर स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, T फॉर ट्रेंड एनालिसिस, R फॉर रेशियो एनालिसिस, एक और R फॉर रीजनेबल टेस्ट। डन, ओके। अब बढ़ते हैं हम आगे और हमारा अगला पॉइंट क्या है सर, एनालिटिकल प्रोसीजर यूज्ड एज सब्सटेंटिव टेस्ट, राइट। अब यहां पर यदि अपन देखते हैं तो पूरा प्रोसेस ही दे दिया एनालिटिकल प्रोसीजर को लगाने का। ठीक है। तो अगर मान लो हमको लगता है कि किसी आइटम में एपी लगाना है या नहीं लगाना है तो कैसे सोचेंगे, उसके क्या स्टेप होंगे। पहला स्टेप हम देखेंगे सूटेबिलिटी, क्या जो मैं चेक करना चाहता हूं वहां पर एपी लगाना सूटेबल भी होगा या नहीं होगा, पहले तो ये चेक करना है। चलो मान लो सूटेबल है, लगा सकते हैं एपी, तो क्या डेटा अवेलेबल है, क्या रिलायबल डेटा अवेलेबल है, क्योंकि डेटा अवेलेबल होगा तो एपी लगाओगे ना, डेटा ही नहीं होगा तो कहाँ एपी लगा लोगे। ठीक है। फिर हम एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करेंगे उस डेटा की मदद से, उस एपी की मदद से हम अंदाजा लगाएंगे कि हमारे हिसाब से कितना सैलरी होना चाहिए, कितना सेल्स होना चाहिए, कितना परचेस होना चाहिए। ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम डिटरमाइन करेंगे एक एक्सेप्टेबल डिफरेंस। जैसे उन्होंने दिखाया है सैलरी का अमाउंट 10 लाख, ठीक है, और मान लो मैंने एक्सपेक्टेशन लगाई और मेरा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से या सॉरी मैंने एपी की मदद से एक्सपेक्टेशन डेवलप करी और मान लो वो आई कितनी 15 लाख, तो 10 लाख उन्होंने दिखाई, मेरा कितना आ रहा 15 लाख, ये तो कुछ ज़्यादा ही गैप हो गया, तो 5 लाख का डिफरेंस है। तो भाई मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कितना तक गैप मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। जैसे मान लो उन्होंने सैलरी दिखाई 10 लाख, ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो चलता है, मान लो 10% एक रीजनेबल एक ठीक ठाक अमाउंट होता है, तो 10% का डिफरेंस अपन कर दें तो भाई 11 लाख भी होगा तो भी चलेगा, 9 लाख होगा तो भी चलेगा, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो सकता है। नॉर्मली सैलरी ज़्यादा ही होगी वैसे तो, अगर एम्प्लॉई बस छोड़े ना हो तो नॉर्मली तो ज़्यादा ही होगी, पर कहने का मतलब ये कि 10% तक का डिफरेंस मुझे एक्सेप्टेबल है, तो वो भी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने तक का डिफरेंस एक्सेप्ट कर सकता हूँ मैं विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा मान लो 10 की जगह 11 आया, 11 तक आया तो ठीक है, मान लो 15 आया तो ये 1 लाख से ज़्यादा डिफरेंस आया, मतलब ये तो 5 लाख का डिफरेंस आ गया, तो ऐसे केस में फिर मुझे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्या यहाँ तक क्लियर है। सूटेबिलिटी चेक करो, चलो मान लो सूटेबल है तो देखो क्या रिलायबल डेटा अवेलेबल है, चलो मान लो डेटा भी है तो फिर एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करो अबाउट द रिकॉर्डेड अमाउंट, जो उन्होंने अमाउंट रिकॉर्ड करे हैं उसके संबंध में तुम सोचो कि तुम्हारे हिसाब से कितना होना चाहिए, डेवलप एन एक्सपेक्टेशन, और फिर उस देखो कि कितने तक का डिफरेंस आप एक्सेप्ट कर सकते हो विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं सूटेबिलिटी, कहाँ पर एपी लगाना सूटेबल होगा कहाँ नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो एपी कहाँ सूटेबल होता है सबसे ज़्यादा, जहाँ पर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हो। अगर थोड़ा सा ही है 2 4 10 50 100 ट्रांजेक्शन है तो टेस्ट ऑफ डिटेल लगा के पूरा पूरा चेक करो ना यार, एपी लगा के बचना चाहते हो, सही है ना। तो अगर बहुत सारा डेटा है तो वहाँ पर एपी लगाना ज़्यादा सूटेबल होता है, और वो प्रेडिक्टेबल भी होना चाहिए ऑब्वियसली, है ना। प्रेडिक्टेबल नहीं होगा कोई डेटा तो उसको तो फिर कभी आप उसमें तो एपी लगा ही नहीं सकते। दूसरा क्या है, एपी लगाना वहीं सूटेबल होगा जहां पर आपको लगता है कि जो डेटा के बीच में रिलेशन है
वो एग्जिस्ट भी करता है और आगे भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आप एपी वहीं लगा सकते हो जहां पर डेटा के बीच में रिलेशन है और वो रिलेशन आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इसी एजम्पशन पर ही हम एपी लगाते हैं। जैसे सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल का रिलेशन, जो अपना बार बार का कॉमन एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, सेल्स और जीपी का रिलेशन। ठीक है ना। तीसरा क्या है, इस बात पर भी डिपेंड करता है एपी लगाना है कि नहीं लगाना है, कि ऑडिटर को क्या लगता है, ऑडिटर का असेसमेंट क्या बोलता है कि कितना इफेक्टिव रहेगा एपी लगाना एमएमएस को ढूंढने के लिए। अगर उसको लगता है कि यार एपी लगाना बढ़िया रहेगा एमएमएस को ढूंढने के लिए, तो ठीक है। अगर उसको लगता है नहीं नहीं यार एपी से काम नहीं बन पाएगा, एपी से एमएमएस नहीं मिल पाएगा, उसके लिए तो टेस्ट ऑफ डिटेल ही लगाना पड़ेगा, तो फिर ठीक है यार टेस्ट ऑफ डिटेल लगाओ, एपी सुटेबल नहीं है फिर। ये तो हो गए 3 पॉइंट। और एक जनरल अदरवाइज कुछ लिखा है कि आप एक अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल भी यूज कर सकते हो एपी के रूप में। जरूरी नहीं कि तुम हर बार कंप्यूटराइज स्टैटिस्टिकल बड़ी बड़ी डिफिकल्ट सी सोफिस्टिकेटेड सी टेक्निक यूज करो। आप नॉर्मली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने फ़ोन पर, अपने कैलकुलेटर पर नॉर्मली, कि जैसे मान लो आपको पेरोल कॉस्ट जानना है तो कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू बेज रेट कर दो आप, तो पता चल जाएगा पेरोल कॉस्ट कितना है। जरूरी थोड़ी हर बार बड़ी बड़ी प्रेडिक्ट सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स लगाएं हम। ठीक है, तो सूटेबिलिटी हो गई है। कहाँ सूटेबल होगा, जहाँ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हो, जहाँ पर डेटा में रिलेशन हो और वो आगे भी रहने वाला हो, जहाँ पर ऑडिटर को लगता है कि एपी लगाना इफेक्टिव रहेगा एमएमएस को ढूंढने के लिए। और लास्ट आप ये होता है ना अनप्रेडिक्टिव, सॉरी अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल, अनसोफिस्टिकेटेड प्रोडक्टिव मॉडल भी लगा सकते हो। हर बार ऐसा सोफिस्टिकेटेड सा मॉडल लगाने का जरूरत नहीं है। ओके, क्या इतना समझ में आया। अब अगला पॉइंट क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। तो सर रिलायबिलिटी ऑफ डेटा 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है, वो नीचे लिखा है, ये दिख रहा है आपको, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। इस पर सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो यार रिलायबिलिटी ऑफ डेटा 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है, कौन कौन सी। सोर्स डेटा कहाँ से आया, एक्सटर्नल डेटा इज मोर रिलायबल देन इंटरनल डेटा, ये तो पढ़ा है अपन ने, ठीक है। फिर नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब क्या बजट आपने बनाए हैं कंपैरिजन करने के लिए या फिर गोल्स बनाए हैं। देखो वेदर बजट्स हैव बीन मेड एज अ रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड, मतलब जब आप एक्सपेक्टेड डेटा डिसाइड कर रहे हो तो आपने किससे करने वाले हो, आप बजट की हेल्प से करने वाले हो या फिर गोल्स से कंपेयर करने वाले हो। यार गोल्स और बजट में बहुत अंतर होता है। गोल्स आपके बहुत अनरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, बजट बहुत आज की कंडीशन को देख के बनाए जाते हैं। तो अगर आप बजट से एक्चुअल डेटा को कंपेयर कर रहे हो तो ये कंपैरिजन एक सही कंपैरिजन है। पर अगर आप एक्चुअल डेटा को गोल से कंपेयर कर रहे हो तो वो तो यार बहुत अलग बात हो जाएगी, है ना। तो नेचर एंड एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, फिर कंपेरेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आप सिमिलर एंटिटीज की इन्फॉर्मेशन से कंपेयर करोगे, अगर आप सिमिलर एंटिटी की इन्फॉर्मेशन से कंपेयर करोगे तो मस्त कंपैरिजन होगा, मस्त एनालिसिस होगा। अगर आप एकदम ही अलग टाइप की एंटिटी, बहुत छोटी एंटिटी का कंपैरिजन बहुत बड़ी एंटिटी से करोगे तो फिर कैसे होगा यार, है ना। फिर कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आप यूज करने वाले हो, जो डेटा आप यूज करने वाले हो काय के लिए, एपी लगाने के लिए, वो डेटा को बनाने में कितना कंट्रोल था, बहुत ज्यादा कंट्रोल लगे थे तो वो डेटा बहुत रिलायबल होगा। समझा कि नहीं समझा, बोलो यार। 4 चीजें, मैंने इसका शॉर्टकट क्या बनाया था, यदि सोर्स एनसीसी है, क्या है, यदि डेटा का सोर्स क्या है एनसीसी है तो वो क्या होगा, रिलायबल होगा। एनसीसी से थोड़ा अच्छी वाली फीलिंग आती है ना, भरोसे वाली, ठीक है। तो यदि सोर्स एनसीसी है तो डेटा रिलायबल होगा। सोर्स में क्या आ जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। एन में क्या आ जाएगा, नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब वो बजट और गोल वाला। सी में क्या आ जाएगा, कंपेरेटिव, कितना अच्छा कंपेरेटिव डेटा अवेलेबल है, ठीक है, कंपेरेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। और एक और सी में क्या आ जाएगा, कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ डेटा। डन, ओके। तो अपने इसमें 2 पॉइंट हो गए, सूटेबिलिटी चेक करने के 4 पॉइंट, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा को चेक करने के 4 पॉइंट। अभी हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेशन डेवलप करने में क्या ध्यान रखना है। तो देखो क्या लिखा है, जब आप एक्सपेक्टेशन बनाओगे, जैसे आपने जो उन लोगों ने अमाउंट रिकॉर्ड करा है, जो एंटिटी ने अमाउंट रिकॉर्ड करा है, उसके रिगार्डिंग आप एक्सपेक्टेशन डेवलप कर रहे हो, तो वो एक्सपेक्टेशन कब आपकी बहुत अच्छी रहेगी, कब एक प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन रहेगी। देखो यार अगर आप चीज़ों को गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो ना और फिर उसको एक्चुअल डेटा जो उन लोगों ने रिकॉर्ड करा उससे कंपेयर करोगे ना तो ये बेवकूफ़ी है। आप पहले सही से एक्सपेक्टेशन तो लगाओ। मान लो उन लोगों ने कोई डेटा दिखाया है 100 करोड़ का, अब आपने गलत उल्टी पुल्टी पता नहीं कुछ तो भी एक्सपेक्टेशन लगा ली कि ये 200 करोड़ होना चाहिए था, फिर कंपेयर कर रहे हैं कि 200 माइनस 100 ही तो 100 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। पहले तो आप जो भी एक्सपेक्टेशन डेवलप कर रहे हो वो भी तो सही से करो, एक रियलिस्टिक बेसिस पे, कुछ तो भी थोड़ी कर लोगे। तो सर कहना क्या चाहते हो आप, कब एक्सपेक्टेशन प्रिसाइज होगी और एक्यूरेट होगी और सही होगी। जो हम एक्सपेक्टेशन डेवलप कर रहे हैं
वो जितनी सही होगी तो उतना अच्छा रहेगा कि आप एक्चुअल डेटा से जब कंपेयर करोगे तो उतना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। तो सुनो, एक्सपेक्टेशन कब सफिशिएंटली प्रिसाइज होगी, एक्यूरेट होगी, सही होगी, कब आप अच्छे से एक्सपेक्ट कर पाओगे या अच्छे से एक्सपेक्टेशन डेवलप कर पाओगे अबाउट द रिकॉर्डेड डेटा। तो इसके 3 फैक्टर है। अगर डेटा में प्रेडिक्टेबिलिटी होगी तो एक्यूरेसी विथ विच एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ सेप कैन बी प्रेडिक्टेड। जितना बढ़िया प्रेडिक्टेबिलिटी होगी डेटा के अंदर, जितने अच्छे से आप डेटा की मदद से आप प्रेडिक्ट कर पाओगे चीज़ों को, उतना बढ़िया, उतना एक्यूरेसी के साथ आपकी एक्सपेक्टेशन डेवलप होगी। जैसे कि क्या लिखा है, द ऑडिटर में एक्सपेक्ट ग्रेटर कंसिस्टेंसी इन कंपेयरिंग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। अगर इस साल का जीपी रेशियो पिछले साल की जीपी रेशियो या उसके पिछले साल की जीपी रेशियो से कंपेयर करा जाए तो ये बहुत इजीली हो सकता है, इसको प्रेडिक्ट करना आसान है। लेकिन अगर आप डिस्क्रिशनरी चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हो तो वो गलत है। पिछले साल R&D का खर्चा कितना था तो इस साल कितना होगा नहीं बता सकते आप, इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। पिछले साल एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना था, इस बार कितना होगा, इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। वो क्योंकि एंटिटी के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि उसको कब कितने का एडवर्टीजमेंट करना है, कब कितने का R&D करना है। ठीक है, तो पहला है डेटा जितना ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होगा उतने अच्छे से आप अपनी एक्सपेक्टेशन को उतना एक्यूरेटली आप क्या कर पाओगे, डेवलप कर पाओगे। फिर डिग्री टू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड। जितना ज़्यादा डेटा का ब्रेकअप अवेलेबल होगा, जितना ज़्यादा उसके टुकड़े अवेलेबल होंगे, उतना अच्छे से हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, उतने अच्छे से हम एक्सपेक्टेशन डेवलप कर पाएंगे। और लास्ट क्या है, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, जितनी अच्छी रेलिवेंट रिलायबल फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल हर तरीके की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, उतने अच्छे से हम एक्सपेक्टेशन को डेवलप कर पाएंगे। सर ये तीनों पॉइंट तो कहीं तो पढ़े से लग रहे हैं। हाँ बेटा देखो याद दिलाता हूँ, ये तीनों पॉइंट याद रखने का तरीका क्या है। ये जो अपन ने 7 पॉइंट पढ़े थे ना, उन्हीं में से तो हैं ये, देखो ये रहे। कौन कौन से? अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है क्या? हाँ सर अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा तो है सर, यहाँ पर देखो ये रहा अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। फिर प्रेडिक्टेबिलिटी भी है और फिर डिसएग्रीगेशन भी। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 पॉइंट वहां भी आ रहे हैं। कब हम अच्छे से एक्सपेक्टेशन डेवलप कर पाएंगे, जब डेटा बढ़िया से अवेलेबल हो, जब डिसएग्रीगेटेड डेटा अवेलेबल हो, जब उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी हो। ठीक है ना, तो जब ये आप पढ़ोगे तभी ध्यान रख लेना कि यार ये तीनों फिर से यूज होते हैं। कब? जब हमें ये जानना हो कि हम कितने अच्छे से अपनी एक्सपेक्टेशन अबाउट रिकॉर्डेड अमाउंट कितने बढ़िया तरीके से हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे या डेवलप कर पाएंगे एक्सपेक्टेशन को, है ना। ओके, फिर अपन चलते हैं आगे। क्या लिखा है भाई, अमाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेबल। यार एक बात बताओ, ये कैसे डिसाइड करूंगा कि कितने तक का डिफरेंस मैं एक्सेप्ट कर लूंगा विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मतलब उन्होंने दिखाया 10 लाख और मेरी एक्सपेक्टेशन आ रही है मान लो 12 लाख, तो डिफरेंस कितना है, मतलब मेरे हिसाब से होना चाहिए 12 लाख, तो डिफरेंस आ रहा 2 लाख का, तो इसको एक्सेप्ट करूँ कि ना करूँ। मान लो मैं आंसर देता हूँ कि ठीक है 2 लाख तक का डिफरेंस तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, तो ये डिसाइड कैसे कर रहे हो आप कैसे डिसाइड करोगे कितने तक का डिफरेंस आपको चलेगा और कितने के ऊपर डिफरेंस जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, ये कैसे डिसाइड होगा। तो उसकी चीज़ें बताई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें। तो शॉर्ट में देखो मैंने ऊपर लिखा है, एक तो मटेरियलिटी, आपका मटेरियलिटी लेवल आपने कितना डिसाइड करके रखा है। जैसे कि मान लो आपने किसी ऑडिट में मटेरियलिटी लेवल डिसाइड कर रखा है, मान लो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपके लिए मटेरियलिटी लेवल, 1 लाख से ऊपर की प्रॉब्लम हुई तो दिक्कत है। अब मान लो आपने देखा कि यार कोई डेटा है वो जितना आना चाहिए, मतलब जैसे मान लो कि रिकॉर्डेड अमाउंट और एक्सपेक्टेड डेटा में मान लो 1 लाख से ज़्यादा डिफरेंस है, तो आपका मटेरियलिटी लेवल ही 1 लाख है। 1 लाख अगर 1 लाख से ज़्यादा का डिफरेंस आएगा तो फिर तो दिक्कत होगी ना, मुझे मेरी ओपिनियन ही मुझे मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो एक तो मटेरियलिटी, मेरा मटेरियलिटी लेवल कितना है, अगर मटेरियलिटी लेवल से ज़्यादा डिफरेंस आया रिकॉर्डेड अमाउंट और एक्सपेक्टेशन में तो प्रॉब्लम है भाई, तो हमें एक तो मटेरियलिटी कंसिडर करना है। फिर असेस्ड रोम, जितनी ज़्यादा मुझे रिस्क होगी, जितनी ज़्यादा मुझे रिस्क महसूस होगी, मान लो मैंने असेस करा और मुझे रिस्क बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं कम से कम डिफरेंस एक्सेप्ट कर पाऊंगा, और अगर रिस्क बहुत कम है तो ज़्यादा डिफरेंस भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फिर डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, मुझे कितना ज़्यादा एश्योरेंस चाहिए कि मतलब कितना अच्छे लेवल का एश्योरेंस पाना चाहता हूँ। अच्छे लेवल का एश्योरेंस चाहिए तो कम डिफरेंस एक्सेप्ट करना, और ज़्यादा एश्योरेंस नहीं भी, मतलब आपको ज़्यादा एश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है तो फिर ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़्यादा डिफरेंस भी आप चला लोगे, है ना। देख लो क्या लिखा है,
ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट, देखो आंसर तो यही जो मैंने बताया, अब तुम इसको रीड कर लो। ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन that can be difference that can be accepted without further investigation is influenced by materiality, और कुछ नहीं बताना, बस वर्ड लिखना है, और डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस। ठीक है, तो पहले कहानी सुनाई, लिखा तो वही है। फिर ऐसे 330 क्या कहता है कि अगर रिस्क क्या रहे, हायर रहे, तो आपको ज्यादा अच्छे एविडेंस चाहिए पड़ते हैं। देखो अभी कनेक्ट हो जाएगा आगे चल के। ऐसे 330 क्या कहता है, अगर ऑडिटर को लगता है कि रिस्क ज्यादा है तो उसको ज्यादा अच्छे ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है सर। अकॉर्डिंगली कुल मिलाकर अगर रिस्क बढ़ जाए तो ऑडिटर जो डिफरेंस है, जो एक्सेप्टेबल डिफरेंस है, वो कम से कम एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ताकि वो अच्छे लेवल का एश्योरेंस पा सके। तो कुल मिला के तीन ही बातें हैं, कौन कौन सी, मटेरियलिटी, डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस और रिस्क। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इन पर भी सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये स्टैंडर्ड है ना। फिर क्या लिखा है, इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। अब मान लो अपन ने बोला है कि जितना डिफरेंस अपन एक्सेप्ट कर सकते थे उससे ज्यादा डिफरेंस आया। मेरे हिसाब से अमाउंट आना था मान लो 12 लाख, मेरी एक्सपेक्टेशन थी 12 लाख, और इन लोगों ने दिखाया है कितना, मान लो 16 लाख। तो 12 और 16 में कितना डिफरेंस है, 4 लाख का डिफरेंस है, और मुझे 1 लाख तक का ही चल पाता, 3 लाख का एक्स्ट्रा आ रहा है। क्या करें अब, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है सुनिएगा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करना है, और क्या करना है, ऑब्टेनिंग अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पांस। हम पूछेंगे डिफरेंस क्यों आ रहा है, और उसका जो भी रिप्लाई वो देंगे उसको इवेल्युएट करेंगे कि वो कितना सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज मे बी ऑब्टेन्ड बाय इवैल्यूएटिंग दोज रिस्पॉन्सेज। ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये तो जनरल बात होगी कि यार मैं तुमसे इंक्वायरी करूंगा कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, तुम मुझे रिस्पॉन्स करोगे, रीजन बताओगे, तो उनको मैं इवैल्यूएट करूंगा। कैसे इवैल्यूएट करूंगा, मुझे भी तो एंटिटी की और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग है, तुम कुछ भी बोलोगे तो थोड़ी मान लूंगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि यार इस सैलरी में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, उन्होंने बोला कि सर एम्प्लॉइज बहुत सारे बढ़ गए, तो अब मैं कैसे सोचूंगा, यार मैं भी तो यहीं पर हूँ, मैं भी तो देख रहा हूँ एम्प्लॉय तो बिल्कुल नहीं बढ़े हुए मुझे दिख रहे हैं, एम्प्लॉय तो लगभग उतनी ही, थोड़ा बहुत ही चेंज है, ऐसा। फिर परफॉर्मिंग अदर ऑडिट प्रोसीजर, उसमें क्या लिखा है, देखो अच्छे से देखो, नीड टू परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर में अराइज व्हेन मैनेजमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन। मैंने पूछा कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, आप एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पाए, या फिर जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अदर ऑडिट एविडेंस भी आपको ठीक नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, अदर ऑडिट प्रोसीजर। बोलो क्या ये खत्म हुआ, 1 मिनट में फिर से बोल देता हूं। आप कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर को, अगर डिफरेंस आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया, ये सब कहानी यहां लिखी है। आपके लिए एक्सेप्टेबल डिफरेंस था 2 लाख, और डिफरेंस आया कितना, 3 लाख या 4 लाख, तो मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गया डिफरेंस, तो आप इससे 2 लाख से ज्यादा तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते थे। अब क्या करोगे, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो, और उनके जो रिस्पॉन्स आएंगे उनको इवेल्युएट करो, उनके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो, कंसिडरिंग कि आपको एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग, उसके हिसाब से अंदाजा लगाओ कि वो लोग सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। फिर अगर मान लो वो एक्सप्लेनेशन ना दे पाए, आपने पूछा कि डिफरेंस क्यों आ रहा है और वो एक्सप्लेनेशन ना दे पाए, या फिर एक्सप्लेनेशन दें लेकिन उसमें आपको कोई दम ना लगे, और आपको कहीं और से भी कोई ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे यार, और क्या। तो कब लगाना है अदर ऑडिट प्रोसीजर, एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाए वो लोग, दिया है लेकिन कोई काम का नहीं दिया है, तो फिर अपन को क्या है, अदर ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी, और मेहनत करनी पड़ेगी जानने के लिए कि सच क्या है। ओके, बोलो बोलो बोलो। तो यहाँ पर आपका ऐसे 520 खत्म होता है। टाटा बाय बाय बेटा, कल मिलेंगे ऐसे 530 के साथ। ओके।